अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से इमरान खान को आज भी इंसाफ देने के लिए अदालतें कासिर हैं, इस हवाले से हामिद मीर के शो में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। पीटीआई का इस हवाले से अब क्या नेक्स्ट लाइहा अमल है, इस हवाले से हामिद मीर और अली मोहम्मद खान ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब अडयाला जेल के सामने पुलिस के अफसरान को और जवानों को आईने पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला दे के उनकी एजुकेशन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो है वो अभी तक ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी ख़त्म नहीं हुई और अभी तक जंग का ख़तरा मौजूद है। बल्कि आने वाले दिनों में तो ऐसा लगता है कि जो अगर जंग होती है खुदा न ख्वास्ता तो वो साइबर और स्पेस के मुहाज पे जंग होगी। वजह उसकी ये है कि ये कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब कशीदगी इंतहा को थी तो भारत ने पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट किया, तो जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर एक साइबर अटैक किया गया और भारत के जो बहुत से अहम इदारे हैं उनकी वेबसाइट्स को जैम कर दिया गया, उनको फ्रीज कर दिया गया। और उसमें भारत की मुख्तलिफ एयरलाइंस भी थी और भारत की रेलवे भी थी। और अगर भारत की रेलवे को पाकिस्तान साइबर अटैक के ज़रिए फ्रीज कर सकता है तो क्या भारत पाकिस्तान की रेलवे और पाकिस्तान की जो PIA और प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको जैम कर सकता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसलिए कि जनवरी 2021 में यानी कि आज से 4 साल पहले पाकिस्तान रेलवे पर एक साइबर अटैक हुआ था और पाकिस्तान रेलवे को उस साइबर अटैक के नतीजे में काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो क्या आज पाकिस्तान रेलवे, PIA और हमारे जो दीगर अहम सिविलियन इदारे हैं वो इंडिया के साइबर अटैक का मुकाबला करने की पोजीशन में है? हमने सिर्फ इंडिया के रेलवे सिस्टम को नहीं, पूरे इंडिया को जैम कर दिया ना। तो वो तो हमें जैम नहीं कर सका, यानी उसके जो सिस्टम था, दिफाई निज़ाम था, S-400 की बात करें, उसके राफेल की बात करें, 300 किलोमीटर से हमने उसको टारगेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी ज़ात अल्लाह ताला का बड़ा करम शामिल था पाकिस्तानी अफवाज के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मारा और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक डंका बज रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे तो दूर की बात है, पाकिस्तान की तरफ हिंदुस्तान मैली आंख से भी नहीं देख सकता, ना उसने पहले देखा है। 14 साल में जो पार्लियामेंट में मेरे गुजरे हैं, मुझे उस दिन खुशी हुई जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे तहरीक इंसाफ ने हमने उनको सपोर्ट किया पाकिस्तान की खातिर, और यहाँ से एक मजबूत आवाज़ गई मोदी को, अजीत डोवल को और राजनाथ को, सबको, कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट बिल्कुल यकजान दो कालब है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। यहाँ से जो फ़ज़ा बनी मीर साहब, वो फ़ज़ा कैरी की हमारी PTI की सोशल मीडिया ने सारी रातों रात उनको उड़ा के रख दिया, इंडियन नैरेटिव को, और हवा में शाहीन और ज़मीन पे पाकिस्तानी। उस रात कोई PTI नून लीगी नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक मॉरल हाई हमें मिला है यकजहती का, उस पे सोने पे सुहागा क्या हुआ, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी पता नहीं इमरान खान क्या कहेंगे। अडयाला जेल के अंदर से वो शेर धड़ा और उसने मोदी का नाम लेके पुकारा, जो आज तक मियाँ साहब और मरियम बीबी और शहबाज साहब नाम लेके आज तक नहीं पुकार सके। जंग के दौरान इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब ने तो शहबाज शरीफ साहब को थोड़ी सी स्पेस दे दें कि जंग के बाद उन्होंने पुकारा, लेकिन आज तक जंग के दौरान, जंग के बाद अभी तक मियाँ साहब, मरियम बीबी के ट्विटर अकाउंट्स किसी जगह नाम नहीं लिया। इमरान खान ने जेल में कहा, मोदी को चैलेंज किया और ये कहा कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। इससे एक फजा बनी। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या इस फजा को कैरी करना चाहिए या वापस उस मखासमत में जाएं? यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। आप इस वक्त एक मॉरल हाई पे हैं, आप इस वक्त एक जंग जीत चुके हैं जो हम सब ने मिलकर जीती है। इस वक्त अगर इमरान खान साहब की रिलीज होती है तो एक सबकी गुडविल क्रिएट होगी। अच्छा, रिलीज मैं क्यों ये बात करता हूँ, मैंने परसों बल्कि कल शायद अडयाला जेल में, अगर अदालतें रिलीज करें तो ये बात बड़ी अहम है, ये मुझे करने दें। अगर अदालतें रिलीज करें इमरान खान को तो ज्यादा बेहतर नहीं? मैं अर्ज करता हूँ, कल मैंने अडयाला जेल में, आपा इसको सुन रही होंगी, वो भी मौजूद थी, कुछ लॉयर भी थे। मैंने एक बात की, मैं एक लॉयर थे बेग साहब, आसिम बेग साहब, खान साहब के वकील हैं। मैंने पूछा खान साहब पे कितने केसेस हैं? उन्होंने कहा 200 प्लस हैं। आज नईम हैदर पंजोता ने मुझे कहा जब हम अडयाला जा रहे थे, कहता है 300 प्लस हो गए हैं। मीर साहब 300 केसेस तो किसी दहशतगर्द पे भी नहीं है। मैंने वहां ये बात की कि ये केसेस अगर जेन्युइन हैं तो फिर सिर्फ अदालतों से हम रिलीफ लें, लेकिन केसेस 2 नंबर हैं, केसेस पॉलिटिकल हैं, केसेस जेली हैं, एक स्ट्रोक ऑफ पेन पे केसेस बनाए गए। इन केसेस, ये पॉलिटिकल केसेस को खत्म करें, इमरान खान साहब को बाहर लेके आए, ये जुल्म अजीम है। आज जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे स्टूडियो में दाखिल हुए, कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने एक शेर गुनगुनाया, कैसे कह दूं थक गया हूं मैं
کیا کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں. تو یہ انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے اور آتے ہی، اور مجھے شعر اچھا لگا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل علی محمد خان صاحب جو ہے شعر و شاعری سے بہت گہرا شغف رکھتے ہیں. آج یہ اڈیالہ جیل گئے تھے، اپنے قائد عمران خان صاحب کو ان کو ملنے سے روک دیا گیا. تو علی محمد خان صاحب وہاں پہ آپ کچھ پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بہت مہذب انداز میں آپ ان کو آئین پاکستان کا آرٹیکل 15 پڑھا رہے تھے. تو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیوں روکا گیا، آپ ان کو آرٹیکل 15 کیوں پڑھا رہے تھے؟ وہاں جو کھڑے ہمارے بچے ہیں، جو ایس ایچ او صاحب ہیں، یا جو ظاہر ان کو اوپر سے آرڈرز ہیں، ان کو میں صرف یہی عرض کر رہا تھا کہ تھوڑی سی پرانی وکالت وہاں میں نے آزمائی کہ آرٹیکل 15 آپ کو اجازت دیتا ہے میر صاحب. میں تو چلو لائر یا پارلیمنٹیرین، لیکن کوئی بھی پاکستانی جس کے بارے میں اسپیسیفک آرڈر نہیں ہے پاکستان میں کہیں بھی جا سکتا ہے. ہاں، اڈیالہ جیل میں ہم چلے جائیں، گیٹ کے اندر ملاقات کراتا یا نہ کرانا سپرڈنٹ جیل صاحب کا اختیار نہیں، لیکن وہ اس کو غلط یوز کرتے ہیں. اگر عدالت کا حکم کو ملانا چاہیے، لیکن وہ ان کا معاملہ ہے. روڈ پہ اڈیالہ جیل سے کافی فاصلے پہ اگر آپ ہمیں روک رہے ہیں، باقی ٹریفک کو جانے دے رہے ہیں، اور صرف تحریک انصاف کے وکلا اور وہ وکلا جن کا نام ہے لسٹ میں ملاقات کے، ان کو روکنا، اس پہ میں نے ان کو کہا کہ آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے. فریڈم آف موومنٹ، کیا مریم آپا یا مریم بی بی، کیونکہ میرے سے عمر میں بڑی ہیں، انہوں نے آپ کو کہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے، کہ آئی جی صاحب نے کہا ہے، پنجاب صاحب نے، ہم ان کو اتنے برے لگتے ہیں، اور کس نے آپ کو، انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا ہے. دوسری چیز یہ ہے وہ سیکورٹی کرتے رہتے ہیں. کیا خان صاحب کو ہم سے کوئی سیکورٹی تھریٹ ہے؟ وہ ایک ٹرالی جا رہی تھی، ٹرالی چیک کی ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ اڈیالہ جیل کے سامنے اتنی بڑی ٹرالی جا رہی ہے. بہرحال ظاہر ان کو آرڈرز ہوتے ہیں اوپر سے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دوبارہ آپ ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں، اور جنید اکبر صاحب نے بھی مظاہروں کا اعلان کیا ہے، علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب نے ان کو یہی کہا ہے. آج علیمہ آپا نے بھی یہی بات کی ہے. سنا لیں آپ کو علیمہ آپا؟ جی ذرا سنیں جی کیا ہے. آئے، ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں، ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں، آپ آ کے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا؟ مجھے صرف یہ بتا دیں ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آج تک آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ ہمارے بھائی نے آپ کو کہا کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو جیل سے نکلنے کے لیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ تو اس قسم کا انسان نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے. آپ سارا دن جو مصروف رہ رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے، وہ کہہ چکے کل ہمیں، یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں، میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا. عمران خان نے کہا وہ بھی لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. وقت آ گیا کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں، یا وہ نظری کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ یہ یزیدی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. اب مجھے یہ قبول نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ یزیدی نظام کی بار بار بات کی گئی ہے، اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی بات کی گئی ہے. تو جو عمران خان صاحب کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک بیان آیا، اس میں بھی کہا گیا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے پارٹی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر پارٹی کہہ رہی ہے کہ سڑک پہ آؤ تو سڑک پہ آنا پڑے گا، وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلنے دیا جائے گا. میر صاحب، خان صاحب کا کوئی جرم نہیں ہے. میر صاحب پاکستان اور امت مسلمہ کا ایک المیہ ہے. آپ خود فلسطین کاز کے بہت بڑے وکیل نہیں بلکہ مجاہد ہیں، اور کشمیر کاز کے. مسلم امہ میں سے جب بھی کبھی لیڈر نے، اسلامک لیڈر نے کھڑے ہو کے پین اسلامزم پہ بات کی، خاص کر اسرائیل کے خلاف جب ڈٹ کے کوئی بھی لیڈر کھڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑا نہیں کیا. عمران خان صاحب کو میں نے گھر میں بھی بات کی اور اڈیالہ جیل میں بھی، دونوں جگہ یہ بات کی ہے. اور جب میں نے یہ بات کی ہے اس کے بعد مجھے ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا. میں ان کو کہا کہ خان صاحب بہت سی وجوہات ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ بھی ہے، روس کا دورہ بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں. وہاں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے وی ول فائٹ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اور فلسطین کاز پہ بات بھی ہے. لیکن میرے خیال میں جو ان کی نظر میں آپ کا سب سے بڑا جرم ہے وہی ہے کہ آپ نے OIC کانفرنسز جو یہاں اکٹھی کی، آپ نے اسلامک بلاک کی بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا خان صاحب نے کہ فلسطین کاز کے لیے اور کشمیر کاز کے لیے ہمیں ایک مسلم امہ کا بلاک بنانا چاہیے، اسرائیل کے خلاف اور بھارت کے خلاف. یہ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک المیہ ہے. ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں میر صاحب، ہمارے بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس ملک کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، جو اس ملک کے لیے کچھ بڑا کام کرتا ہے، یا وہ لیاقت علی خان کی طرح لیاقت باغ میں شہید کر دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی شخص ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نیوکلیئر پاورز پاکستان لانے کی بات کرتا ہے بھٹو صاحب کی طرح،
सूली पे चढ़ा दिया जाता है, या मिसाइल टेक्नोलॉजी पे जिसने काम किया बीबी साहिबा शहीद हो गई लियाकत बाग में रोड पे, या एक वज़ीर आज़म को माजूल करके मुल्क से बाहर भेजा मियाँ साहब के साथ, वो भी गलत था। और इमरान खान साहब जिसने उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात की, जो मेरे ख्याल में उनकी नज़र में सबसे बड़ा जुर्म है, उसको गोलियां मारी गई और 650 दिनों से जेल में है। तो क्या पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, और कदीर खान साहब को देखिए, आपका कौन सा बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहेगा जब कदीर खान साहब मुल्क मोहसिन है पाकिस्तान, ये जो हम बचे हैं किस वजह से बचे हैं? आपके पास न्यूक्लियस हैं, आपके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो वो फुटपाथ पे बैठ के हमारे मोहसिन पाकिस्तान क्या कह रहे थे, मेरे मुंह में वो ताकत नहीं है मैं अल्फाज। ये जो आपने इतनी खिदमात गिनवाई हैं, तो जब भी कॉल करते हैं आप लोगों को कहते हैं सड़कों पे आए, तो क्यों आपकी तहरीक क्यों नहीं कामयाब होती? मेरे साहब उसकी तरफ भी आते हैं। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात जहाँ तक तहरीक की है, मैं तो पार्टी को मशवरा दूंगा कि जिस तरह खान साहब ने भी पिछली जो 26 नवंबर था, उससे पहले जो आखिरी मेरी मुलाकात 15 या 16 नवंबर को हुई, वो दिन और आज का दिन फिर मेरी मुलाकात उन्हें नहीं होने दी इन लोगों ने, जो अडियाला जेल में जो इंतज़ामिया है या जिधर से वो डायरेक्शन लेते हैं। खान साहब ने उस दिन भी ये कहा था कि स्पेसिफिक डी चौक नहीं, आप इस्लामाबाद पहुँचें। अब मेरा मशवरा ये होगा कि डी चौक में आके तो आपको स्नाइपर शॉट्स लगती हैं, लोगों को मार दिया जाता है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज को फैलाएं, पाकिस्तान और पुरअमन आप पुरअमन बैठे। जुनैद अकबर ने यही बात की है। अच्छा, मैं नहीं सुनी क्योंकि मैं हाई कोर्ट में जाके वो उसके बाद मैं अडियाला चला गया था। देखें, जिस तहरीक में, और ये मेरी बात नहीं है खान साहब की है, कि जिस तहरीक में तशद्दुद आ जाए वो तहरीक खत्म हो जाती है। ठीक है, उन्होंने बनी गाला 2015-16 में की थी जब पनामा की तहरीक चल पड़ी थी, तो पुरअमन हम पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे बैठे हैं, एहतजाज करें, पुरअमन बैठे, और आज नहीं कल बैठे, परसों बैठे, हर रोज बैठे। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले कौन लोग हैं? देखिए, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं क्या होता है विकेट के दोनों तरफ खेलना तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं, वो गलत बात है। अगर आप कवर ड्राइव भी मार रहे हैं, और अगर आप विकेट की दोनों तरफ जो खेल, अगर आप हुक शॉट भी खेल रहे हैं, पुल शॉट भी खेल रहे हैं, वो आखिर में स्टंप हो जाता है। अच्छा, ठीक है, विकेट के दोनों तरफ खेलना तो अच्छी चीज है, वो स्टंप हो जाता है आखिर में। ये बात अलीमा आपा ने सही की है खान साहब की। अच्छा, लेकिन इस पे एक बात है, देखें, अगर किसी शख्स पे ये शक है या कोई शख्स ऐसा कर रहा है, मैं नहीं समझता इस वक्त कोई ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपकी लीमा आपस से बात हुई है? मैं अर्ज करता हूँ, आपकी लीमा आपस से बात हुई है, वो आपको 15 बंदों की लिस्ट बताएंगे कि ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अगर किसी शख्स पे शक है, मैं समझता हूँ ये इख्तियार खान साहब का है, सामने कुरान रखे और बीच में फिर फैसला हो। लेकिन कुछ लोग जब तक किसी शख्स के बारे में क्लियर कट रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन ना हो, सिर्फ शक की बुनियाद पे लोगों की इज्जतों से भी मैं नहीं समझता उस पर खेलना चाहिए। जब बात क्लियर हो जाए उसके बाद किसी पे पर्दा भी नहीं डालना चाहिए। नाज़रीन, आप अंदाजा करें कि इमरान खान की अपील के लिए कई महीनों से वो दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई ही नहीं हो रही। आज वादा किया गया था कि आज के दिन इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत होगी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी, और इसी वजह से पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियंस आज हाई कोर्ट के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने इस हवाले से भरपूर एहतजाज किया। और उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि इमरान खान की दरखास्तों के हवाले से समाअत 8 तारीख को की जाएगी। नाज़रीन, अब आगे बड़ी ईद की छुट्टियां आ रही हैं और गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो रही हैं, और अब दूसरी तरफ ये हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि छुट्टियों से ठीक एक दिन पहले इमरान खान की अपील की दरखास्त सुनी जाएगी। उसके बाद तमाम तर अदालतों की समाअत गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने तक मुलतवी हो जाएंगी। नाज़रीन, यही तरीका है कि इमरान खान के इंसाफ देने के लिए हमेशा टाला जाता है, और अदालतें भी इमरान खान को इंसाफ दिलाने से कासिर हैं। दूसरी तरफ अगर मान भी लिया जाए कि 8 तारीख को इमरान खान की अपील की दरखास्त की समाअत हो भी जाती है, लेकिन उसके बाद नैब की तरफ से कोई ना कोई बयानिया बना लिया जाएगा या जवाब बना लिया जाएगा कि नैब वालों को कम से कम एक दिन ही दे दिया जाए। लेकिन अगर नैब वालों को एक दिन भी दे दिया गया तो उसके बाद इमरान खान को नाहक मजीद जेल काटना पड़ेगी। उसके बाद फिर इमरान खान को इंसाफ गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही मिल पाएगा, और गर्मियों की छुट्टियां काफी तवील अरसा तक रहती हैं, यानी कि 2 महीने या 2.5 महीने तक होंगी। ये जाली मैंडेट पर हुकूमत की भोंडी साजिशें हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को मजीद जेल में बंद रखा जा सके। नाज़रीन, कोई भी अदालत जो कंप्रोमाइज है या जजेस जो भी कंप्रोमाइज है, तो वो भी इमरान खान पर बने हुए तमाम केसेस पर अपनी पूरी कोशिश लगाने के बावजूद इमरान खान की जमानत को नहीं रोक पाएंगे। यही वजह है कि जो लोग इमरान खान को सजाएं दिलवाना चाह रहे हैं, और हुकूमत को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि जो इमरान खान पर भोंडे केसेस बनाए गए हैं, अगर इसकी अपील हाई कोर्ट के में समाअत इमरान खान की जमानत की मंजूर कर ली जाती है, अगर इमरान खान की जमानत की समाअत हाई कोर्ट की तरफ से हो जाती है, तो इमरान खान की जमानत होना तय है, और इमरान खान पर बनाए गए झूठे और बोगस केसेस खत्म होना बिल्कुल तय है।
लिहाजा हुकूमत की तरफ से इस तरह के भोंडे टैक्टिक्स और डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब पीटीआई वालों का ये कहना है कि अब अवामी एहतजाज ना किया गया, यानी तमाम तर अवाम को साथ मिलाकर बड़े पैमाने पर एहतजाज ना किया गया, तब तक इमरान खान का जेल से आना नामुमकिन है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।